class we are going to discuss about what is the security and safety of e-transaction, otherwise we can call the e-business risks. Okay, so already in first chapter we have studied about, so business is there means it is one of the feature of business, risk is present. Okay, so it may be any kind of business, risk is there. It may be a traditional business, it may be a e-business. So what are the risks present within the e-business? So we are going to discuss in today's class. Okay, so risk means what? There is a chances of losses. Okay, so there is a chances of losses, so due to that we can face the trouble or problem. Okay, so we have to overcome on these problems. So how we can overcome on these such problems, and what are the reasons due to these risks are arised? So within traditional business already we have learned the things. So due to maybe the climatic situation, the risk is arised within the business, or due to maybe any political changes, political environment changes, due to that also risk is arises within the business. Okay, so due to the human being, okay, otherwise human risks are available. Otherwise if your employees are not honest with you, okay, they are dishonest with you, okay, or some of information they are not going to keep it confidential, so due to that also risk the business, otherwise we are going to face the risk in our business. So same thing, what are the risks present within the e-business? So लास्ट क्लास यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है कि बिजनेस में रिस्क कौन से आते हैं. ट्रेडिशनल बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, सपोज हमारा एक शॉप है. ओके, सो वहाँ पे हम कौन से रिस्क फेस कर सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल कंसेप्ट पढ़ाया. इफ यू हैव नॉट रिमेंबर प्लीज वॉच दैट वीडियो. ओके, बिजनेस रिस्क. ओके, सो बिजनेस रिस्क यानी कि देयर इज अ चांसेस ऑफ लॉसेस. सो बिजनेस में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसकी वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क करके बुलाते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कौन से रिस्क आएंगे. एक तो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि अर्थक्वेक हो गया, हेवी रेन हो गया, लाइटनिंग हो गया, उसकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर असर हो सकता है. अदरवाइज यूर एम्प्लॉइज आर डिसऑनेस्ट, दैट इज ह्यूमन रिस्क, यानी कि आपके पास जो भी आप काम करने वाले लोग हैं वो प्रामाणिक नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है. ओके, अदरवाइज जो भी आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन आप सीक्रेट रखना चाहते हो वो आपके एम्प्लॉय सीक्रेट नहीं रखते, दूसरे को जाके बताते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है. सो उसकी वजह से बिजनेस में रिस्क हम फेस कर सकते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी बिजनेस में हम रिस्क फेस कर सकते हैं. ओके, बट ऐसे कौन से रिस्क है जो ई बिजनेस में आ सकते हैं. सो ई बिजनेस यानी कि हमें एक पर्टिकुलर शोरूम नहीं चाहिए, तो जो भी आउटब्रेक आएगा, कुछ भी आएगा, तो वहाँ पे हमारा कोई भी नुकसान इतना नहीं होगा. सो इट इज नॉट द सिमिलर पॉइंट मैचिंग विद द ई बिजनेस. ओके, यानी कि आपका बिजनेस की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह यहाँ पे जा सकता है, बस कैसे जा सकता है, व्हाट इज अ वे टू लीक द इंफॉर्मेशन. तो वही रिस्क है ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी रिस्क आते हैं, तो थोड़ा बहुत सिमिलर रिस्क यहाँ पे भी प्रेजेंट है. सो विच आर द रिस्क अवेलेबल विद द ई बिजनेस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. So first risk is transaction risk. Okay, so take an example when you are doing a online shopping. अभी ट्रेडिशनल शॉपिंग करने के लिए आप दुकान में जाओगे तो डायरेक्टली दुकानदार को पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और वो दिखाता है और आप लेते हो. सो ट्रांजैक्शन रिस्क इट इज नॉट प्रेजेंट विदिन ट्रेडिशनल बिजनेस. ट्रांजैक्शन रिस्क जो भी हो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता. क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कस्टमर एक जगह रहता है, सेलर एक जगह रहता है, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते. जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सिर्फ इंटरनेट की मदद से और यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से होता है. फेस टू फेस वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते. कस्टमर सिर्फ जो भी सेलर ने प्रोडक्ट अपलोड किया है वो प्रोडक्ट को देखता है, उसका रेट क्या है, उसका फीचर्स क्या है, ये सभी कस्टमर देखता है. कस्टमर को जो प्रोडक्ट अच्छी लगेगी वो प्रोडक्ट कस्टमर उसके कार्ट में डालेगा और जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए कस्टमर ऑर्डर देगा. ओके, सो विदिन द ई बिजनेस और ई शॉपिंग, so what are the products are liked by customer, the customers are adding that product in their cart
and whichever product he like most, and customer is going to give an order to that product. Okay, so if the transaction risk, if it is present in default in order taking or order giving, that means customer already given the order for that product, but that message it is not transferred to seller. So that time seller is not going to dispatch that order, seller is not going to send that product, because seller don't know that customer is ordered that product. Otherwise what is going to happen, customer is not ordered that product, but due to the cross connection of internet facility, seller get that customer is ordered that product and seller is going to send that product to the customers. Okay, so default in order taking or giving. डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग का मतलब क्या है, जो भी प्रोसेस हम ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम ऑर्डर देते हैं। सपोज आपने ऑर्डर दिया, किस प्रोडक्ट का आपको अच्छा लगेगा वो ऑर्डर दिया है, बट जो भी वो सेलर है, जो भी वो प्रोडक्ट आपको भेजने वाला है, टेक एग्जाम्पल अमेजोन। सो अमेजोन पे आपने एक टी शर्ट देखा, वो टी शर्ट के लिए आपने ऑर्डर किया है, ओके, बट आपने तो ऑर्डर किया है, बट अमेजोन जो कंपनी है उसके पास ऑर्डर नहीं गया ड्यू टू मे बी एनी रीजंस, उनके पास कुछ भी रीज़न हो, मे बी कनेक्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि वायरस की वजह से वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पहुंचा, सो इट मे बी एनी रीज़न, बट मैंने तो ऑर्डर दिया है, बट वो सेलर के पास ऑर्डर नहीं गया, तो हाउ सेलर कैन सेंड दैट प्रोडक्ट। मैंने तो ऑर्डर दिया, सेलर के पास वो ऑर्डर नहीं गया, तो सेलर को कैसा पता चलेगा कि मैंने ऑर्डर दिया है और वो कैसा प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑर्डर नहीं गया। इफ यू टेकन द सेम एग्जांपल इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट कस्टमर एंड सेलर आर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, सो इफ द कस्टमर इज वांट सम प्रोडक्ट, डायरेक्टली सेलर इज गोइंग टू शो दैट प्रोडक्ट, कस्टमर इज गोइंग टू चॉइस, टेक दैट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इज ओवर देयर, बट हियर ड्यू टू द there is a not facility of face-to-face contact with the seller and buyer. Okay, so that's why this problem is going to be arises. So इंटरनेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो कुछ भी वायरस की वजह से वायरस हो सकता है, तो हैकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने ऑर्डर दिया है बट सेलर के पास वो ऑर्डर गया ही नहीं, इसलिए वो सेलर ने वो प्रोडक्ट भेजा ही नहीं। दैट इज डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। नेक्स्ट, default on delivery. Default on delivery means what? So you ordered a product, okay, but that product delivered to another address. So sometimes it is going to happen because you not fulfilled your detailed information, due to that also this problem is going to be arised. Otherwise, so what, due to the cross connection, so that seller got the different address for your product. So due to that also, if you order the product, the delivery is to the another address. Otherwise, if you not order the product, another product is addressed to, otherwise it is comes to at your home. इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट इन डिलीवरी का मतलब क्या है? आपने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है, फिर भी मेरे पास कौन सा तो प्रोडक्ट आया है, यानी कि उसका एड्रेस चेंज हो चुका है। मेरा एड्रेस किसी के पे दूसरे नाम के ऊपर गया है और दूसरे का एड्रेस मेरे नाम के ऊपर गया है। सो ऐसा एड्रेस चेंज हो जाने की वजह से भी आपका ऑर्डर दूसरे के घर जा सकता है, दूसरे का ऑर्डर आपके घर भी आ सकता है। नेक्स्ट, दैट इज द डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। एक प्रॉब्लम फेस हुआ कि इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वी कैन रिप्लेस द थिंग्स, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछ सकती हूँ कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, मेरे पास प्रोडक्ट आया है, प्लीज चेक आउट द थिंग्स। अदरवाइज मैंने कुछ तो दूसरा ऑर्डर किया है, कुछ तो दूसरा मेरे घर पे आया है, तो आई कैन गो टू द कस्टमर केयर नंबर, ओके। बट डिफॉल्ट ऑन पेमेंट का मतलब क्या है? सो नाउ ऑलरेडी you know the things, whatever we doing the money transaction, it is online only by using Google Pay, Phone Pay, Amazon Pay, okay, so Paytm है, so ये यूज़ करके, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग रहेगा, नहीं तो मोबाइल बैंकिंग रहेगा, नहीं तो डिजिटल कैश रहेगा। ये तीनों फॉर्म हम बेसिकली अभी के सिनेरियो को देखेंगे। इफ यू सी द टुडेज सिनेरियो, मोस्टली द कस्टमर्स आर मीन्स लाइकिंग दैट टू पे द थिंग्स ऑनलाइन, क्योंकि बैंक में जाके नहीं तो ATM में जाके पैसा निकाल के लाना है, उसके बाद वो पैसा देना है,
सो एक प्रोसेस अभी डिफिकल्ट लगता है, उतना टाइम भी नहीं है। सो ऑनलाइन पेमेंट करने से हमारा टाइम भी बच सकता है, कहाँ भी कभी भी हम पेमेंट कर सकते हैं। सो कस्टमर मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट करने का सोचते हैं। सो वो करने के वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सो डिफॉल्ट ऑन पेमेंट मीन्स कस्टमर ने तो पेमेंट किया है उस ऑर्डर का, बट वो पेमेंट सेलर के अकाउंट में नहीं जाया है। सो सेलर को मैसेज नहीं दिया है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है। सो ड्यू टू दैट वी कैन फेस द प्रॉब्लम। कस्टमर बोल रहा है कि ऑलरेडी पेमेंट द थिंग्स, बट सेलर बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं आया है। So it may be the problem with the bank, it may be the problem with the server. So any reason may be there. Okay. So such kind of problems are going to be arised. So to overcome such problems, एक problem हम face नहीं होना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए? So first one, seller must confirm from cookies that customer has entered correct information or not. So जो भी seller है, यानी कि सपोज अमेजॉन सेलर है, फ्लिपकार्ट सेलर है, स्नैपडील सेलर है, मिंत्रा सेलर है, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस और वेबसाइट वो सभी सेलर है या कस्टमर की। सो वो क्या कंफर्म करना चाहिए? जब भी हम लास्ट क्लास में देखा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसा होता है। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फर्स्ट स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन। वी हैव टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आवर डिटेल इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जीमेल आईडी। सो व्हाटएवर इट मे बी द पर्सनल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू फिल देयर। Okay, but what the responsibility of seller? Seller should ensure about our customer is filled correct information or not. They should see from the cookies. Okay, so seller को क्या देखना चाहिए? जो भी कस्टमर ने उसका इंफॉर्मेशन दिया है, नेम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, जीमेल आईडी रहेगा, एड्रेस रहेगा, तो करेक्ट दिया है या नहीं, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की। तो सेलर कहाँ से चेक कर सकता है? सेलर कैन चेक दैट फ्रॉम कुकीज। सो कुकीज मीन्स व्हाट? इट इज वन ऑफ द फैसिलिटी व्हेन यू गो फॉर द एनी व्हेन यू यूज द इंटरनेट एप्लीकेशन। सो आपने मे बी यू हर्ड, जब भी आप गूगल ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पे नीचे एक कंटेंट रहेगा कि कुकीज यानी कि इट इज गोइंग टू बी मेंशन व्हाट यू सर्च। ओके, सो आपके वेबसाइट पे किसने विजिट दिया है, आपके यानी कि एक एग्जांपल, सपोज आप कुछ तो शॉप में गए हो और शॉप के डोर के ऊपर एक बुक रखा है और उसमें क्या कंपल्शन है कि आपको वहाँ पे नाम लिखना चाहिए, आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखना चाहिए। तो वहाँ पे ओनर को क्या पता चलेगा कि इस दिन मेरे शॉप में कौन से लोग आके गए। दैट इज द कुकीज का मतलब क्या है? सो हाउ मेनी कस्टमर्स आर विजिटेड टू अवर वेबसाइट, इट इज गोइंग टू बी मीन्स यू कैन कॉल इट इज गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर, दैट इज द कुकीज। सो सेलर को कंफर्म करना चाहिए कि जो भी कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन राइट है या नहीं, वो चेक करना है। सो इसकी वजह से जो भी डिफॉल्टिंग ऑर्डर टेकिंग और गिविंग में प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अदरवाइज द डिफॉल्टिंग डिलीवरी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू बी अराइज्ड। नेक्स्ट, सेलर मस्ट इंश्योर दैट क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स नंबर प्रोवाइडेड बाय कस्टमर इज वैलिड और नॉट एंड आल्सो चेक द फंड्स अवेलेबल और नॉट। सो व्हाटएवर अ सेलर, so mostly the customers are choosing to pay the online things to pay, they are going to choice for the online payment. Okay, so that time both customer also and seller also ensure about whatever we provided, a credit card number, debit card number, this card number is valid or not. So what is the validity of your card and also CVV of your card, you are given correctly or not, you should check. And also you should ensure about amount. So for how much amount you are going to do a payment, that much amount it is available in your account or not, you should check. So it is the responsibility of buyer and seller. So जो भी कस्टमर रहेगा नहीं तो सेलर रहेगा, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उस वक्त आपको चेक करना चाहिए कि जो भी आपने क्रेडिट कार्ड नंबर दिया है, डेबिट कार्ड नंबर दिया है, तो नंबर करेक्ट दिया है या नहीं। ओके, सेकेंड थिंग, आपकी कार्ड का वैलिडिटी कितना है वो भी आपको करेक्ट देना चाहिए। और थर्ड थिंग, आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, सपोज आप 1000 रुपीज़ पे कर रहे हो तो उतना बैलेंस आपके अकाउंट में है या नहीं, यू शुड एंश्योर अबाउट इट। ओके, सो इफ यू
follow these things, so such kind of risks are not available in your e-business. Okay, so next kind of risk, so next kind of risk, that is data storage risk. So data or data storage risk. So data storage risk means what number of customers are visited on online shopping website. So that cookie should be keep all the detailed information of their customer. Okay, so that is the data of the seller. Okay, so जो भी seller है उसके पास कितने कस्टमर है, वो सभी कस्टमर का इंफॉर्मेशन सेलर को अच्छी तरीके से सिक्योर रखना चाहिए. सो कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए. सो ऑल इंफॉर्मेशन दे शुड कीप सीक्रेट. ओके, बट इफ यू upload the information on internet, that means you should ensure about your information are not secure, because internet, it is an open space, it is a cyber space, so anybody can use your information. So जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हो वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहता, दैट इज द ओपन इंफॉर्मेशन. सो जो भी सेलर के पास डेटा है उसके कस्टमर का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, कुछ भी रहेगा. सो जो भी ऑलवेज इट इज़ नॉट गोइंग टू पैस. सपोज एक बार आपने अमेजोन पे कुछ तो ऑर्डर किया है और उस तभी आपने सभी एड्रेस नेम और सभी दिया है, तो सेकेंड बार ऑर्डर करते वक्त फिर से वो एक बार और आपके एड्रेस नहीं पूछता, फिर से एक बार आपका मोबाइल नंबर नहीं पूछता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंफॉर्मेशन दिया है, वही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपका प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचाता है. बट जो भी आपने एड्रेस दिया है, उस जो भी आपने डेटा दिया है वो डेटा सेलर सिक्योरली रखना चाहिए. सो अदरवाइज वायरस आ सकता है. वायरस का मतलब क्या है? विजुअल इंफॉर्मेशन अंडर सीक. सो विजुअल मीन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी आपका कस्टमर का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके साइड पे आपको वो इंफॉर्मेशन सिक्योर रखना चाहिए. सीक का मीनिंग है यू शुड बी राउंड अराउंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर. ओके, यू शुड बी राउंड अराउंड योर इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर. एंड सपोज एक कस्टमर का डेटा है और आपका एक प्रोटेक्शन लेयर उसके ऊपर बनाना है कि कोई भी इजीली वो इंफॉर्मेशन हैक नहीं कर सकेगा, कोई भी वो इंफॉर्मेशन इजीली देख नहीं सकेगा. सो दैट इज द वायरस. तो वायरस क्यों आते हैं? वायरस के भी वर्ड लिंक. सो वायरस की वजह से क्या हो सकता है? एक तो इट कैन बी क्लीन द इंफॉर्मेशन. सो जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, फोटोज रहेगी, वीडियोज रहेगा, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो डिलीट हो सकते हैं. नहीं तो जो भी आप एप्लीकेशन है, जो भी आपका मोबाइल काम कर सकता है, उसका काम करने की कैपेसिटी कम हो सकती है. सो इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्टिकुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको रखना चाहिए. आप उसकी वजह से जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगा. अदरवाइज यू शुड नॉट अटैच एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस टू योर डिवाइसेस. सो जो पेन ड्राइव की वजह से भी वायरस आ सकता है, और बाहर जो भी डिस्क हम लगाते हैं उसकी वजह से भी वायरस आ सकता है, ईमेल के थ्रू वायरस आ सकता है. सो you have to take a particular step to avoid such kind of virus. So if virus are present, your information is going to be not secure, your information is going to be deleted. So such kind of problems, if it is arise, it is a problem to it is going to take a time to overcome on such problems. So virus ना आए इसके लिए आपको पर्टिकुलर एंटीवायरस लगाना पड़ेगा. सो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करने से बचे. सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगा. नेक्स्ट, हैकिंग. सो हैकिंग इज व्हाट? हैकिंग अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू योर वेबसाइट. सो जो भी हैकिंग का मतलब क्या है? सपोज मेरा अमेजोन एक एप्लीकेशन है, अमेजोन मेरा, आई एम अ सेलर ऑफ अमेजोन, ओनर ऑफ अमेजोन. टेक एग्जाम्पल, सपोज मेरा पर्सनल वेबसाइट और उसका पासवर्ड किसी ने तो चुराया, तो वो आदमी वो चीज़ें रन कर सकता है. इन ऑनलाइन केसेस इफ आई जनरेट अ वेबसाइट, आई शुड हैव अ पर्टिकुलर पासवर्ड. और वेबसाइट का पर्टिकुलर पासवर्ड किसी को तो मिलेगा, तो इट कैन बी अ हैकिंग. यानी कि मैं ओनर हूँ बट दूसरे ने वो चलाया है, दूसरे ने वो हैक किया है. सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी अराइज. सो सेटिंग अप अ स्पेशल क्राइम सेल. सो ये चीज़ें हमारे बिजनेस में ना आए. हैकिंग, जो भी आपके अकाउंट हैकिंग कर रहा है
सो जो भी आपका अकाउंट अनऑथोराइज्ड चला रहा है, आप वो ओनर नहीं हो, आप ओनर हो बट आपका ईमेल आईडी पासवर्ड लेके कोई तो दूसरा आपका काम कर रहा है। सो सच टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स आपको सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल, सो गवर्नमेंट ने जो भी क्राइम सेल बनाया है वहाँ पे आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा, यानी कि हैकर्स से आप बचना चाहिए। सो आप पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि मेरा आईडी किसी ने तो हैक किया है। नेक्स्ट एनक्रप्शन। सो एनक्रप्शन का मतलब क्या है? सो जो भी आप इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को सेंड करते हो, सपोज इफ यू आर सेंडिंग एनी मैसेज टू अनदर पर्सन, so that message you should convert into other form, so there may be others can't be understand that problem, and to whom you are sending that message, that person can only understand that message. So encryption का मतलब क्या है? जो भी आप मैसेज दूसरे लोगों को दे रहे हो, जो भी आप मैसेज दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आप दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, दोनों को ही समझ में आना चाहिए, ऐसा आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करो। यानी कि अभी आपको कॉलेज में तो स्कूल में पता है, आप पर्टिकुलर टीचर को एक नेम रखते हो और दो लोगों को फ्रेंड्स भी पता रहता है कि इसका मतलब क्या है, तो दो लोगों को ही पता रहता है क्योंकि आप तो कुछ तो अलग नेम रखते हो, तो तीसरे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। सो यू शुड मेक सच काइंड ऑफ कोड, सच काइंड ऑफ नेम, सच काइंड ऑफ सिंबल्स, सो दैट कैन बी कांट बी अंडरस्टूड बाय अदर पर्सन। सो ऐसा कुछ तो नया चीज़ बनाओ जो दूसरे लोगों को समझ में ना आए, सिर्फ जो लोग बात करना चाहते हैं उन लोगों को ही समझ में आए। नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर। सो जो भी आप सिग्नेचर करते हो वो दूसरा कोई भी मार सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन उसने ही भेजा है, वी आर नॉट गोइंग टू श्योर अबाउट इट। सो डिजिटल सिग्नेचर में क्या रहता है? आपका सिग्नेचर प्लस आपका थंब इम्प्रेशन रहता है, पर्टिकुलर आपका आईडी रहता है। सो एक गवर्नमेंट आपको अथोराइज देती है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करो, यानी कि जो भी ये मैसेज भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी हमें समझ में आए, वो कौन ही हमें पहचान में आए, इसलिए आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करो। नेक्स्ट रिस्क, दैट इज द रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। So whatever information you have, you should take a particular authority for that intellectual property. So risk of threat to inform intellectual property and privacy का मतलब क्या है? जो भी आप इंटरनेट के ऊपर डालते हो वो इंफॉर्मेशन कभी भी सिक्योर नहीं रहती। ओके, सो कोई भी इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सपोज आपने कुछ तो रंगोली बनाया है और उसका फोटो आपने गूगल पे अपलोड किया, उसका फोटो आपने इंटरनेट पे अपलोड किया है, तो वहाँ पे आपने पर्टिकुलर आपका नाम डाल के आपने अपलोड किया होगा, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका सिक्योर रहेगा। बट वही आपका रंगोली देख के दूसरे ने बनाया और दूसरे ने खुद का नाम डाल के वहाँ पे अपलोड किया है, तो सब लोगों को लगेगा कि उसने ही बनाया है, बट उस टाइम यू हैव टू टेक द राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ये इंटरनेट पे अपलोड कुछ भी कर रहे हो तो your information it is not safe. Okay, so these are the risks arises within the e-business. I hope you got the clear concept of this. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.